हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फिर 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू। जीके जीएस का एमसीक्यू रहने वाला है। ये मेरा 8वां सेट होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 7 सेट कवर कर लिया है। तो अगर वो वीडियो नहीं आप लोग देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख सकते हैं। रनिंग के समय मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना होगा। और ये जो भी 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन होगा और मैथ का भी क्वेश्चन होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पहले के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा और आराम से आंसर लगाइएगा। अगर आप बिहार दरोगा में बैठे रहेंगे तो एग्जाम में निगेटिव मार्किंग 1/3 है, सॉरी 1/10 है। और बीपीएससी में 1/3 है ना। और रेलवे में 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है, तो इसका ख्याल थोड़ा रखिएगा। निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो निर्णायक मत के बारे में बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष निर्णायक मत देते हैं, राज्यसभा के सभापति भी निर्णायक मत देते हैं और विधानसभा के अध्यक्ष भी निर्णायक मत दे सकते हैं। निर्णायक मत किसे कहते हैं? तो कहा जाता है संविधान का आर्टिकल जो हमारा है, आर्टिकल 100 कहता है कि अगर संविधान में किसी मुद्दे पर लेकर बहस हो गई और पक्ष और विपक्ष का वोट टाई कर गया, उस स्थिति में ये सारे जो 3 हाउस हमारे हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं वो निर्णायक मत दे सकते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं ना, इनको निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। शब्द नहीं पर ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे बच्चे अधूरा क्वेश्चन पढ़कर छोड़ देते हैं, इससे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है कब? यानी कि मान लो कि एक वस्तु यहाँ रखी हुई है और दूसरी वस्तु हमारी यहाँ पे रखी हुई है, ये क्षेत्र में, और दोनों को देखना है तो कैसे देखेंगे? तो आंखों के सिरों के दोनों तरफ अगर हमारा आंख को दोनों सिरों पर अगर होगा, यानी सर के दोनों साइड में आंख होगा, तो हम देख पाएंगे। यानी गिरीड को आप देखे होंगे कि गिरीड की जो आंखें होती है ना, वो 360 एंगल पे घूम जाता है, तो वो चारों तरफ देख सकता है। लेकिन मनुष्य की आंखें मात्र 180 डिग्री पे ही घूमता है, इसलिए मनुष्य चारों तरफ किसी वस्तुओं को नहीं देख सकता। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा का पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में जनसंख्या वृद्धि के दर किस दशक नकारात्मक था? यानी सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कब था? तो इस समय क्या हुआ था कि भारत में विपत्ति आ गई थी, आपदाएं आ गई थी, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ने की जगह जनसंख्या घट गया था। और ये समय था हमारा 91 से 2001। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1911 से 1920 का जो समय था, ये महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या काफी तेजी से ग्रोथ की थी। लगभग 21% जनसंख्या इसकी 10 दशकीय जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। और अगर 2001 से लेकर 2011 के बीच में देखें तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर मात्र आपको देखने को मिलेगा 17%। तो ये सारे क्वेश्चन जनगणना से एक से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ जनसंख्या सबसे अधिक है, तो यूपी हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा हमारा। तीसरे नंबर पे हमारा अपना राज्य बिहार हो जाएगा। ये जनसंख्या के मामले में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी किसके एक्ट के तहत? ऑप्शन अच्छे से देखना और अच्छा आंसर आप अच्छे से लगाना, ठीक है। आंसर क्या होने वाला है यहाँ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत ही वारेन हेस्टिंग को बैठाया गया था गद्दी पे, वारेन हेस्टिंग। और इसी समय कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हाई कोर्ट के सर एलिजा एम्पे। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हाई कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये क्वेश्चन आप बहुत बार एग्जाम में देखे होंगे। किसने पढ़ा था ये पूछता है, कब पढ़ा था, है ना। तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप पढ़ेंगे। और कब पढ़ा था? तो ये पढ़े थे 1837 में। अच्छा, ये किस भाषा में थी? कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो ये ब्राह्मी भाषा में थी, जबकि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी
खरोष्टी, अरमाइकी तीनों भाषा में लिखा गया था, लेकिन जेम्स प्रिस्प ने ब्राह्मी भाषा वाली शिलालेख को पढ़ा था। शिलालेख कहते किसे हैं? तो जो पत्थर पे लिखे जाते हैं ना, जैसे आप राजगीर गए होगे तो पत्थर पे कुछ खुदाई करके लिखा रहता है। शिला मतलब होता है पत्थर और लेख मतलब होता है लिखना, यानी पत्थरों पे जो लिखा रहता है उसे हम लोग शिलालेख कहते हैं, है ना। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? ये क्वेश्चन पूछता है तो 13वें शिलालेख में है। और आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तारे के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहा जाता है? तो तारे के बड़े बड़े गुच्छे जो है वो कहलाते हैं गैलेक्सी, तारामंडल नहीं, गैलेक्सी। गैलेक्सी के बारे में बात करें तो हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सियां पाई जाती हैं, 100 अरब। और इन 100 अरब गैलेक्सियों में लगभग प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे पाए जाते हैं, ठीक है ना। पूछा जाता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी का हिस्सा है? तो वो है मिल्की वे का हिस्सा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। हमारा जो गैलेक्सी है वो दुग्ध मेखला के तहत आता है ना, ये पूछा गया है। इसके अलावा पूछा जाता है कि हमारी गैलेक्सी है कैसी? तो ये सर्पिलाकार है। गैलेक्सी 80% गैलेक्सी जो है वो सर्पिलाकार ही है, गोलाकार भी है, सर्पिलाकार भी है, लेकिन हमारी गैलेक्सी जो है मिल्की वे वो सर्पिलाकार है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, कठोर, पत्थर तो कोमल क्या होता है? ऑप्शन अच्छा है, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है आपसे, चंद्रमा, चमक, पंख या रेत। तो इसमें आंसर क्या होगा? पंख, आंसर सी। और हल्के में ऐसे क्वेश्चन को मत लेना कि इजी है और बन जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना और अच्छे से आंसर लगाना। गलत हो गया ना तो एक तो आपका 1 नंबर जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा 0.25 मार्क्स और आपका चला जाएगा। यानी एक क्वेश्चन मिस्टेक करते हो तो 1.5 मार्क्स आपका चला जाएगा। और मार्क्स को चुराना ही एग्जाम में जरूरी होता है, ठीक है। आगे, कल एग्जाम का रिजल्ट आया है बीपीएससी का, और बीपीएससी का फाइनल कटअप कितना गया है? 552, है ना, जनरल का। और ओबीसी का भी उतना ही था, दोनों का एक ही है, 552। मेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कटअप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पिछले बार 532 कटअप था और इस बार 552 कटअप है। अगले बार ये बढ़कर 565 पे पहुंच जाएगा। तो थोड़ा प्रिपरेशन को अच्छे से रखना, तैयार रहना इसके लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है ना। बिहार का साक्षरता दर पूछ रहा है, और साक्षरता के मामले में बिहार सबसे नीचे है, और इसकी साक्षरता दर 61.8% है। अगर बिहार के बारे में बात करें तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का कौन सा जिला सबसे ज्यादा साक्षर है, तो आएगा कौन सा जिला? रोहतास के बारे में दिया जाएगा। और सबसे कम साक्षर जिला कौन है? तो ये हमारा होगा पूर्णिया। रोहतास और पूर्णिया दोनों साक्षरता के मामले में मेल ऊपर है, और यहाँ साक्षरता कम के मामले में मेल नीचे है, ठीक है। ये बात हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ साक्षरता सबसे अधिक है, मेल साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ है। और मेल साक्षरता दर के बारे में बात करें तो ये कितना है बिहार में? 74% के आसपास। और फीमेल साक्षरता दर के बारे में बिहार में देखें तो 58% फीमेल साक्षर है, ठीक है। बिहार में जनसंख्या घनत्व के बारे में बोलता है तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं। लिंग अनुपात भी आपसे पूछ लेगा तो बिहार का लिंग अनुपात है 918, जबकि भारत का लिंग अनुपात है 943। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि भारत के लिंग अनुपात के सामने बिहार का लिंग अनुपात की हालत क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। पादपों में संचित भोज्य पदार्थ क्या कहलाते हैं? ग्लूकोज, लैक्टोज, मंड। मंड मतलब होता है स्टार्च, ठीक है। और पादप में जो संचित भोजन होते हैं उसे स्टार्च ही कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से आप परिचित होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 2024 का ये है। तो दुग्ध दिवस अभी मनाया गया है 26 नवंबर को। अब क्वेश्चन आता है कि दुग्ध दिवस मनाते क्यों है? तो आप श्वेत क्रांति के बारे में जानते होंगे, है ना। श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है, और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो जनक थे वर्गीज कुरियन, है ना। ये थे श्वेत क्रांति के जनक, और इसीलिए हम लोग 6 नवंबर को प्रतिवर्ष श्वेत क्रांति की याद में हम लोग दुग्ध दिवस मनाते हैं। श्वेत क्रांति भारत में कब आया था ये भी पूछा गया है,
तो ये आया था 1970 के आसपास में। ठीक है, तो आंसर होगा 1970। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? खुले बाजार की नीति जो है वो साख नीति के अंतर्गत आता है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो आंसर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो ये अवस्था जिसे कहते हैं हम लोग इमेगो। इमेगो मतलब होता है वयस्क। ठीक है, तो ये जो अवस्था है ये सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाती है। अंडा तो नहीं होगा, छोटा होता है अंडा, मतलब तो बच्चे निकलते ही नहीं है। प्यूपा कहा जाता है छोटे से ही। ये कैटरपिलर का जो स्टेज होता है ना, ये यहाँ पे दिया गया है, प्यूपा, अंडा और कैटरपिलर। इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है। आज ही हम सुबह में बात कर रहे थे इंद्रधनुष के बारे में। तो इंद्रधनुष में अपवर्तन भी होता है, प्रवर्तन भी होता है और विवर्तन भी होता है। व्यतिकरण की घटना नहीं होती है। इंद्रधनुष में कुछ बातें आते हैं, तो इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसमें से रेड ऊपर होता है और वायलेट नीचे होता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की अपोजिट डायरेक्शन में बनती है ना, तो याद रखिएगा ये सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, ये बात याद रखना है। उसके अलावा इंद्रधनुष कब बनता है? तो तुरंत वर्षा हुई हो और धूप निकला हुआ हो, इस कंडीशन में ही इंद्रधनुष बन सकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? इनमें से कौन सा टीका है जिसको मुंह द्वारा दिया जाता है? तो जानते होंगे पोलियो का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है। चेचक के बारे में बात करें तो पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो होता है वायरस के कारण, चेचक भी होता है वायरस के कारण, ये होता है बैक्टीरिया के कारण, और कैंसर भी होते हैं वायरस के कारण। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से डिजीज किस कारण से होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, है ना, प्रोटोजोआ, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ आंसर होगा कि मुंह द्वारा जो दिया जाता है टीका वो होता है पोलियो का टीका। और पोलियो को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। तो आप बताइएगा कि WHO भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया है? इसका आंसर अपने कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट, आहार श्रृंखला में विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इन स्तरों को क्या कहते हैं? तो आप देखे होंगे ये हमारा आहार श्रृंखला है, और आहार श्रृंखला से हर बार क्वेश्चन पूछता है ना। नीचे होते हैं डिकम्पोजर, यहाँ होते हैं प्रोड्यूसर, यहाँ होता है प्राइमरी कंज्यूमर और यहाँ होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। डिकम्पोजर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और इसमें 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से होते हैं, तो यहाँ होता है सोमैटिक लेवल। तो आंसर होगा सी, सोमैटिक लेवल। सॉरी, सोमैटिक नहीं होगा, ट्रॉपिकल होगा। आंसर इसका ए होगा, ट्रॉपिकल। गलत आंसर नहीं मारना है, थोड़ा मिला लेना है। नीचे 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 समान है और 1 भिन्न है, तो जो समान नहीं है उसको ढूंढना है। नींबू खट्टा होता है, इमली खट्टा होता है और कच्चा आम भी खट्टा होता है, तो आंसर होगा चीनी। ये हमारा ऑड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जेरास्ट्रियन कहलाते हैं, जेरास्ट्रियन किसे कहा जाता था? तो जेरास्ट्रियन उन्हें कहा जाता था, ऑप्शन अच्छे से देख लो, तुक्का मत मारना, एलिमिनेट करके मार सकते हो। बौद्ध हट जाएंगे और यहूदी हट जाएंगे, खिरगीज बचेगा और अग्नि पूजक बचेगा। तो आंसर होगा इसका अग्नि पूजक जाति के अनुयायी, वैसे लोग जो आग की पूजा करते थे उसे जेरास्ट्रियन कहा जाता था। बौद्ध धर्म में तो हमारा त्रिपिटक होता है, तो त्रिपिटक के बारे में तो आपको पता होगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, है ना। यहूदी में होता है जिंदा अवस्था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिंदा अवस्था किसका पुस्तक होता है? तो यहूदियों का होता है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस खिलाड़ी ने F1 वेगस ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया है? तो ऑप्शन में है लैंड नोरिस, मैक्स वर्स्टेपन, बोल्टारी बोल्टास और लुइस हैमिल्टन। आप लोग ऑलमोस्ट लुइस हैमिल्टन पे को ध्यान में रख रहे होंगे, लेकिन आंसर होगा मैक्स वर्स्टेपन। आंसर होगा ऑप्शन बी। करंट का क्वेश्चन था, बिग द बॉडी हियर, है ना, ब्रिंग द बॉडी हियर, ना बिग, ब्रिंग द बॉडी हियर। ये कौन से रिट को बोला जाता है? तो रिट के बारे में बात करें तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है ना, ये आपको पता होगा। आर्टिकल 32 में रिट के बारे में बात किया जाता है। 5 प्रकार के रिट होते हैं, यानी बॉडी को उपस्थित करो, और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में 2 प्रकार से गिरफ्तारी होती है,
अगर आपको समान रूप से गिरफ्तार किया गया है तो आप अपने नज़दीक के सलाहकार से सलाह ले सकते हैं या आप पुलिस से कारण पूछ सकते हैं गिरफ्तार करने का। और इसके अलावा 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस आपको आपके नज़दीक के जो न्यायालय होंगे, न्यायाधीश के पास उसको लेके जाना अनिवार्य है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर अगर लेकर नहीं जाता है तो बंदी किए गए व्यक्ति की तरफ से कोई भी एक व्यक्ति उठकर नोटिस दे सकता है कोर्ट में, है ना, कि ऐसा हुआ है। लेकिन लाने ले जाने का समय इसमें ऐड नहीं होगा। जो 24 घंटा है ना, इसमें लाने का और ले जाने का समय ऐड नहीं होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति बिहार से भाग के दिल्ली चला गया और दिल्ली से गिरफ्तार करके उसको लाया जा रहा है तो ये 24 घंटा यहाँ पे लागू नहीं होगा। 24 घंटा लागू होगा थाना ले जाने के बाद। और एक बात और याद रखना कि बीच में वैकेशन नहीं पड़ना चाहिए छुट्टी की, कोर्ट बंद था, ये भी बात इसमें शामिल हो जाता है। तो आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन थे? तो तमस उपन्यास के लेखक थे भीम साहनी। और तमस लिखा गया था 1978 में भीम साहनी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी के राष्ट्रप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामले की देखरेख करता था उसे क्या कहते थे? तो विदेशी देखरेख करता था उसे कहते थे सुमंत। सुमंत विदेशी मामला देखरेख करता था। पंडित धार्मिक मामले की देखरेख करते थे पंडित राव। अगर सचिव के बारे में देखें तो सचिव जो था वो राजकाज संभालता था। राजकाज यानी राजकाज देखता था। और पेशवा जो था वो प्रधान सचिव होता था। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। सुमंत के बारे में पूछ रहा है तो सुमंत विदेशी मामलों की देखभाल करता था। और अष्टप्रधान के बारे में जानते होंगे, एक अष्ट दिग्गज थे। तो आप ही लोग हमें बता दीजिए ना कि अष्ट दिग्गज किनके दरबार में रहा करते थे? इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में निम्न वलन के कारण विभ्रंश घाटी? पूर्व की ओर बहने वाली नदी, सबसे इंपॉर्टेंट तो नदी में मैप है, बिना मैप का तो बन ही नहीं सकता है। नदी के बारे में पूछ रहा है और पूर्व की ओर बहने वाली नदी के बारे में पूछ रहा है, तो ये और वो भी क्या भ्रंश घाटी बोल रहा है ना? हाँ, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी। तो भ्रंश घाटी से तो एक तो हमारी नर्मदा बहती है, दूसरा हमारी तापी नदी बहती है, और एक और हमारी है जिसे दामोदर कहते हैं, तो ये भी हमारी भ्रंश घाटी से बहती है। तो आंसर होगा हमारा दामोदर। अगर महानदी के बारे में देखें तो महानदी अमरकंटक के पठार से निकलती है ना, और इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है ना। तो ये सारी बातें बार बार पूछा जाता है, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। यमुना नदी गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड में, और यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सिर्फ आप देखना, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जाते हैं। देखना कैसा क्वेश्चन है। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये प्रकाशित हुआ था, इसके जो लेखक थे वो थे अभिजीत बनर्जी। तो इनका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक HCF के बारे में दिया है कि HCF हमारा कितना है 11, और LCM भी हमारा दिया है 7700, और आपसे पूछ रहा है कि एक संख्या हमारा जो है वो दिया है 275। तो दूसरा नंबर बता दीजिए क्या होगा? तो इसका बेसिक सा रूल है ना कि LCM को HCF से मल्टीपल कर दीजिए। यानी क्या करेंगे हम? तो हम सिंपल सा ये करेंगे 11 मल्टीपल 7700 और डिवाइड करेंगे पहले नंबर से 275। इसको काटेंगे यहाँ से 2 और 5 यानी कटेगा 25 बार में। इसको काटेंगे तो कटेगा 308, यानी आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, है ना। इसका रूल क्या होता है कि HCF मल्टीप्लाई HCF, LCM को HCF में मल्टीप्लाई कीजिए और पहले नंबर को HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर, ये रूल होता है। बेसिक मैथ आते हैं, ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मैथ जानने की जरूरत है ना। बेसिक मैथ में दरोगा में पूछता है और BPSC में भी पूछता है। झारखंड के अगले मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? पूरा झारखंड को डुबा दिया ना हेमंत सोरेन, और ये फिर से मुख्यमंत्री बन रहा है। अभी झारखंड में JSSC का एग्जाम हुआ और फिर से वो फंस गया कोर्ट बोर्ड के चक्कर में, और 2019 से ये चलता आ रहा है, पता नहीं और कब तक चलता रहेगा। ठीक है, हेमंत सोरेन फिर से झारखंड की गद्दी पे बैठने वाले हैं।
हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो दिनेश भाटिया राजदूत के रूप में ब्राजील देश का नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है? दिल्ली सरकार है, ये घोषणा की है कि वरिष्ठ नागरिकों को हम पेंशन देंगे। नेक्स्ट, हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया? तो सब लोग जानता है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है ना। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया था और संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान के बनने में कितने वर्ष समय लगे थे? तो ये क्वेश्चन पूछता है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि इसमें एक भी सदस्य जो थे वो भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन के सदस्य कितने थे? तो 7 थे। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था और भारत कब आया था? तो 1928 में हुआ था। अब हमें आप ये बता दीजिएगा कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस एक भारतीय क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसके बारे में बोलना है। तो सही नहीं है, दोनों का वनस्पतिक उद्भव होता है, तो हाँ, दोनों हम वनस्पति से प्राप्त करते हैं। दोनों बहुलक है, तो हाँ है। आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं? नहीं, आयोडीन के साथ ये रंग नहीं छोड़ते हैं, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना कि कैप्सूल जो होता है, मेडिसिन का जो कैप्सूल होता है वो किस चीज का बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है ना। और जो कोशिका होता है उसकी बाहरी भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अकबर के बारे में चलेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन सिर्फ देखना है और आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये हो गया था। नेक्स्ट, निम्न पदों में से कौन सा पद हॉकी खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से कौन सा शब्द संबंधित है? तो रन आउट जो होता है वो क्रिकेट से संबंधित होता है, ये तो आपको पता होगा। और लब जो होता है वो तैराकी में भी काम में आते हैं और टेबल टेनिस में भी लब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हॉकी में शॉर्ट कॉर्नर का इस्तेमाल होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो ह्वेनसांग को दूत के रूप में भेजने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था तुंग कुआन। ये चीन के थे और ह्वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के दरबार में, और इन्होंने हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आए थे और लगभग 15 वर्षों तक ये रहे थे, है ना। ये क्वेश्चन पूछता है कि ह्वेनसांग कितने समय तक इनके दरबार में रहे थे? तो 15 वर्ष तक ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में रहते हैं। हर्षवर्धन के बारे में बात करें तो हर्षवर्धन 606 में गद्दी पर बैठेंगे, है ना, और 647 तक गद्दी पर रहेंगे। हर्षवर्धन के द्वारा लिखित पुस्तक कौन कौन सी पूछता है? तो नागानंद, इसके अलावा रत्नावली और इसके अलावा प्रियदर्शिका, ये तीनों पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन को कौन पराजित करेगा? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय पराजित करेंगे। किस नदी के किनारे करेंगे? तो नर्मदा नदी के किनारे करेंगे। ये सारे बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहते थे? तो बाणभट्ट रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में, और बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी जिनका नाम था हर्षचरित। और ये तो पता होगा, पूछता है हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट थे। आगे चलते हैं। भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश का जो रायबरेली क्षेत्र है, यहाँ पे नए डिब्बे बनाने का कारखाना खोला जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, इसका कारण क्या है? तो मृत होने का कारण अत्यधिक मत्स्य के कारण, जहाज रानी के कारण, उस्मान के कारण, या बुरादों के अधिक निक्षेपण के कारण। तो इसका कारण है भूमंडलीय उष्मन के कारण। जो ताप बढ़ रहा है ना, इसके कारण हमारा जो पोर्ट ब्लेयर का जो द्वीप है ना, धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। प्रवाल द्वीप से बना है पोर्ट ब्लेयर, है ना। और पूछता है एक और क्वेश्चन कि जो हमारा लक्षद्वीप है वो कैसा दिखाई देता है? तो लक्षद्वीप जो है वो घोड़े के नाल के समान दिखाई देता है, और ये एक एग्जाम में पूछा गया था। लक्षद्वीप जो हमारा है उसमें द्वीपों की संख्या टोटल 36 है, और जिसके 11 द्वीप पे ही लोग निवास करते हैं। लक्षद्वीप की जो भाषा है वो मुख्य रूप से मलयालम है,
और एक ऐसी लक्षद्वीप का क्षेत्र है जिसे कहते हैं मिनी क्वाय, और मिनी क्वाय में मलयालम नहीं बोली जाती है बल्कि महल भाषा बोली जाती है। और जो हमारा अंडमान निकोबार है वहां भी हमारा मलयालम बोला जाता है। तो अंडमान निकोबार से कितना डिग्री चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल दोनों को अलग करता है। ढेर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आंसर जो था उसका आंसर होगा सी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये करने वाले हैं बिस्मार्क। लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाले थे हमारे बिस्मार्क। आप बताइएगा दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक है जिसने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? म्यूनिख समझौता में निम्नलिखित में से किस देशों के बीच किस देशों को आमंत्रित नहीं किया गया था? तो म्यूनिख समझौता में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। चेकोस्लोवाकिया का जो क्षेत्र था उसका लगभग क्षेत्र जर्मनी को दे दिया गया था, ठीक है। तो म्यूनिख समझौता से पूछता है, इसमें रसिया को इनवाइट नहीं किया गया, तो आंसर होगा सी। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक निम्न में से कौन थे? तो ये सुलेखक थे यानी जो लिखे थे, इनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने ही उसको लिखा था, यानी लिखने का काम इन्होंने किया था, तो आंसर होगा ए। भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा शुरुआत कब की गई थी? तो जेंडर बजटिंग की शुरुआत की अवधारणा, अगर बजट के बारे में देखें तो भारत में सबसे पहली बार जो बजट पेश किया गया था, ये क्वेश्चन पूछता है, तो 1860 के दशक में 1860 के दशक में सबसे पहली बार बजट पेश किया गया था। और इस समय भारत के वाइसराय थे कैनिंग। और भारत में पहली बार जो बजट पेश किया गया है 1947 में पेश किया गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, यहां पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो जैविक विविधता शब्द के प्रयोग करने वाले कौन थे? रेमंड एफ दसमान थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कब किया था? ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें लोकसभा की सीटें बढ़ा दी गई है, ठीक है। राज्यसभा में जो सीटें थी, बैठने वाली सीटों के बारे में बात कर रहे हैं, लोकसभा की सीटें 888 हो गया है, राज्यसभा की सीटें कितनी हो गई ये आप बताना। और संगोल जो था, संगोल को लेकर वो इंटर किए थे, तो उद्घाटन कब हुआ इसका आंसर आप बताना, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन का आंसर आप पे छोड़ दे रहा हूँ, कमेंट आप में जरूर करना। सुलभ शौचालय इंटरनेशनल की स्थापना कौन किए थे? तो सुलभ शौचालय इंटरनेशनल की स्थापना करने वाले और कोई नहीं थे, बिंदेश्वरी पाठक थे, और ये बिहार के थे। और इन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इनकी मृत्यु कब हुई है? तो 2023 में भी हाल ही फिलहाल में इनका देहांत हुआ है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी हम वस्तु का खरीदते 20 में है और बेचते 21 में है, तो लाभ कितना होगा? तो लाभ 1 का हो रहा था ना, किस पे हो रहा था? तो 20 पे हो रहा था। मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? तो 5 आएगा, तो आंसर होगा 5%। दरोगा में ऐसा एग्जाम क्वेश्चन पूछता है मैथ का या बीपीएससी में, तो हेडेक नहीं लेना है, ऐसे ही आंसर देना है। नेक्स्ट, किसी अभिनेता को हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, कौन से अभिनेता है? मिथुन चक्रवर्ती साहब है, जिनको भी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। हाल ही में किस राज्य के 3 गांवों के लिए केंद्र सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की संज्ञा दी गई? तो ये मध्य प्रदेश का 3 गांव है जिनको पर्यटन गांव की श्रेणी में रखा गया है। यहीं तक हमारा आज का वीडियो था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वैसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9वें सेट के साथ। जो क्वेश्चन मैं पूछा हूँ, मैं आशा करता हूँ उसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाय।